गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर सेकेंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। अपना टॉपिक था प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण अन्य सिद्धांत, उनका क्रमशः अपना चल रहा था। अपन ने शुरू में इसमें अध्ययन किया था, सबसे पहले अध्ययन किया था हेनरी फेयल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। जो 14 सिद्धांत आज भी प्रबंध जगत में उनका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय के साथ साथ कुछ अन्य सिद्धांतों का प्रतिपादन भी प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा किया गया था। उसी क्रम में आज अपन अध्ययन करेंगे सबसे पहला सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर इस सिद्धांत को समझने से पहले अपन को अभिप्रेरणा शब्द का अर्थ देखना होगा। प्रबंध के कार्यों में अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया था। अभिप्रेरणा के अंतर्गत अपन सरल शब्दों में अभिप्रेरणा कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कार्य करने की जिज्ञासा पैदा करना, कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके अंतर्गत उसके मन में कार्य करने के प्रति जिज्ञासा अंदर से पैदा हो। उस कार्य को जिज्ञासा पैदा करने के लिए उसको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। उसी प्रकार से प्रबंध जगत में भी कर्मचारी के साथ यही व्यवहार काम में आता है कि कर्मचारी को कार्य के प्रति अभिप्रेरित कैसे किया जाए। यहाँ पे प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में अभिप्रेरणा का सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत माना गया है। ये सिद्धांत कहता है कि प्रबंधक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके ही उनसे कार्य करवा सकता है। वह उन्हें हाँक कर कार्य नहीं करा सकता है। अतः उसे कर्मचारियों को विभिन्न विधियों से अभिप्रेरित करना चाहिए ताकि वह कार्य अच्छे तरीके से पूर्ण क्षमता के साथ कर सके। आधुनिक प्रबंध शास्त्रियों का कहना है कि केवल वित्तीय अभिप्रेरणा से ही कर्मचारी को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। अतः प्रबंधकों को अवित्तीय अभिप्रेरणाओं का भी उपयोग करना चाहिए। देखिए, इस सिद्धांत में मूल रूप से कर्मचारी को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्रबंधक है, वह वित्तीय अभिप्रेरणा की विधियों का अभिप्रेरणा की विधियों का उपयोग करता है। उसमें ये अभिप्रेरणा की विधियां दो भागों में डिवाइड की जाती है। एक होती है वित्तीय अभिप्रेरणा, दूसरी होती है अवित्तीय अभिप्रेरणा। वित्तीय अभिप्रेरणा के अंतर्गत यह माना जाता है कि कर्मचारी को वेतन एवं मजदूरी उचित रूप में दी जानी चाहिए ताकि वह अपना सामाजिक स्टेटस बनाए रखे और अपने परिवार का खर्चा आसानी से चला सके। लेकिन आज के युग में आधुनिक प्रबंध शास्त्रियों का मानना है कि कर्मचारी केवल वित्तीय अभिप्रेरणाओं से ही अभिप्रेरित नहीं होता है, बल्कि उसे अवित्तीय अभिप्रेरणा से भी अभिप्रेरित किया जाता है। अवित्तीय अभिप्रेरणाओं में जैसे कर्मचारी को पदोन्नति देना, उसकी कार्य क्षमता को उजागर करना, उसे इस प्रकार के प्रलोभन देना जिससे वह अपने कार्य के प्रति और ज़्यादा उत्साहित हो सके। अगला सिद्धांत है नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। प्रबंध के कार्यों में अपन ने अध्ययन किया था, आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्रबंध के सबसे अंतिम कार्य माना जाता है नियंत्रण। नियंत्रण सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है और उसी के आधार पर इस नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नियंत्रण का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक प्रबंधक को
यह देखते रहना चाहिए कि कार्य पूर्व निर्धारित प्रमापों, नियमों, निर्देशों आदि के अनुरूप ही हो रहे हैं, और यदि नहीं तो उनके लिए आवश्यक सुधारात्मक प्रयास समय समय पर करते रहना चाहिए। नियंत्रण का सिद्धांत सरल शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रबंधक वर्ग है, जो भी निर्धारित करते हैं प्रमाप, उनको नियमों के अनुसार प्रमाप प्राप्त किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, समय समय पर उनकी जानकारी लेते रहना चाहिए। और अगर प्रमाप के अनुसार अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो सुधारात्मक कार्य समय समय पर करते रहना चाहिए, ताकि संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्ति आसानी से कर सके। अगला सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। सहभागिता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंध की प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को सहभागिता देनी चाहिए। सहभागिता अनेक रूपों में दी जा सकती है। सुझाव आमंत्रित करके, कर्मचारियों के साथ परामर्श करके, निर्णय करने वाली समितियों तथा संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व देकर या पूंजी में हिस्सेदारी देकर सहभागिता दी जा सकती है। कर्मचारियों के सहभागिता के अनेक तरीके होते हैं, जैसे पूंजी में सहभागिता। दूसरा, कर्मचारियों के साथ परामर्श करके सहभागिता। निर्णय करने वाली जो भी समितियां हैं, उनमें कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देना। इसी प्रकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारी अपना जो भी समस्याएं हैं, ग्रीवेंसेज हैं, उनको आसानी से उच्च प्रबंधक तक पहुंचा सके। ये सिद्धांत इस मान्यता तथा विश्वास पर आधारित है कि सभी कर्मचारियों को उन सभी मामलों में अपनी बात कहने तथा निर्णय को प्रभावित करने का अधिकार है जो उनके जीवन तथा कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। कर्मचारियों को सहभागिता देकर उन्हें संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। इससे उनके मन में संस्था के प्रति गहरा अपनत्व का भाव उत्पन्न हो सकता है। इससे औद्योगिक विवादों की समस्या जो बहुत ज़्यादा पनप रही है, उसको भी खत्म किया जा सकता है तथा प्रबंध अनेक समस्याओं पर नियंत्रण कर सकता है। अगला सिद्धांत है सामाजिक दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिछले कुछ वर्षों में व्यवसाय समाजोन्मुखी हो गया है, अतः व्यवसाय का सामाजिक दायित्व बढ़ गया है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपना प्रत्येक कार्य या निर्णय सामाजिक हितों तथा मूल्यों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। उन्हें कोई भी ऐसा कार्य या निर्णय नहीं करना चाहिए जिससे समाज की मान्यताओं, समाज की स्थिरता, समाज की एकता आदि पर विपरीत प्रभाव पड़े। इतना ही नहीं, यह सिद्धांत यह भी कहता है कि प्रत्येक प्रबंधक को ऐसे कार्य या निर्णय करने चाहिए जिससे समाज कल्याण अर्थात सामाजिक कल्याण, लोगों के जीवन की किस्म में सुधार में योगदान मिल सके। इस सिद्धांत का सारांश यही माना जाता है कि आधुनिक युग में प्रबंधक वर्ग केवल उत्पादन पर ही ध्यान नहीं दे, बल्कि समाज किस दिशा में बढ़ रहा है उसके ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रबंधकों को कोई ऐसे निर्णय या ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज कल्याण, जिससे समाज के लोगों का अहित हो तथा समाज में एकता, स्थिरता एवं उनकी मान्यताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ सके। लास्ट सिद्धांत है सरलता का सिद्धांत। सरलता का सिद्धांत यह कहता है कि संस्था की संगठन संरचना, कार्य विधियाँ, नीतियाँ, नियम, योजनाएं आदि सभी सरल हो।
इनमें किसी प्रकार की जटिलता या अनावश्यक औपचारिकता न हो। इनमें सरलता होगी तो कार्यों में भी सरलता उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होगा तथा लाल फीताशाही जन्म नहीं ले सकेगी। इस सिद्धांत का सारांश यही है कि कोई भी संस्था अगर अपनी संगठन की संरचना बनाए या कोई भी किसी प्रकार की नीतियाँ बनाए या योजनाएं बनाए या कार्य विधियाँ बनाए, तो उन सभी को इस रूप में बनाना चाहिए ताकि एक नीचे के स्तर के कर्मचारी के भी आसानी से समझ में आए। इनमें किसी प्रकार की जटिलताएं या अनावश्यक औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए। अगर अनावश्यक औपचारिकताएं या जटिलताएं होगी तो नीचे के स्तर के कर्मचारियों को कार्य करने में दिक्कत आएगी, जिससे वह कार्य अपनी पूर्ण क्षमता के साथ नहीं कर सकेगा। प्रबंध के सभी उपयुक्त सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। ये सभी सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। इनका किसी भी संगठन या संस्था के प्रबंध में सामान्यतः उपयोग किया जा सकता है। प्रबंध के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता पर कुछ प्रश्न चिन्ह अवश्य लगे हैं, किंतु फिर भी इनका महत्व सर्वव्यापी माना गया है। प्रबंध के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता संबंधी प्रश्नों पर हम पहले विचार प्रबंध की प्रकृति के हेडिंग में कर चुके हैं। तो ये हुए प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत।